Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to start block 7, which is poverty and inequality. Okay, so in the previous video we have already covered block 1 to 6, which is India independence 1947 to service sector. In this video we are going to cover poverty and inequality. Okay, so let's begin the class. पॉवर्टी मेजरमेंट इन इंडिया, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो पॉवर्टी को डिफाइन करना और मेजर करना इकोनॉमिक्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में से एक है. पॉवर्टी सिर्फ इनकम की कमी नहीं है, बल्कि बेसिक नेसेसिटी जैसे फूड हुआ, एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ और डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड की भी कमी है. इसलिए इंडिया में पॉवर्टी मेजरमेंट का अप्रोच टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है. एक यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना कि डिफरेंट मेथोडोलॉजी इक्वल डिफरेंट पॉवर्टी रेशियो, मतलब डिफरेंट मेथोडोलॉजी ने डिफरेंट पॉवर्टी रेशियो दिए हैं. इसी वजह से तेंदुलकर कमेटी हुई, रंगराजन कमेटी हुई या एमपीआई के एस्टिमेट्स हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं. ठीक है, तो इंडिया भी क्या करता है, यूज करता है मल्टीपल पॉवर्टी लाइंस. जो तेंदुलकर कमेटी है वो 2009 में आई थी, रंगराजन जो है 2014 में आई थी, एंड एमपीआई जो नीति आयोग द्वारा है उसने भी एक अपना पॉवर्टी एस्टिमेट दिया था. ठीक है, पॉवर्टी हेड काउंट जिसे कह सकते हो. तो चलो अब इन मेथोडोलॉजी के डिबेट्स को या इन मेथोडोलॉजी की पॉवर्टी लाइन की हिस्ट्री को एक प्रोसेस के थ्रू समझते हैं. ठीक है, तो देखो इवोल्यूशन अगर हम पढ़ें पॉवर्टी मेजरमेंट का तो डांडेकर रथ कमेटी से स्टार्ट होती है पॉवर्टी मेजरमेंट का इवोल्यूशन. तो डांडेकर रथ कमेटी जो 1971 में आई है, ये इंडिया में पॉवर्टी मेजरमेंट की यहाँ इसी कमेटी से क्या होता है, शुरुआत होती है. ठीक है, और इंडिया में जो पॉवर्टी मेजरमेंट की शुरुआत है वो कैलोरीज नॉर्म से हुई है. ठीक है, कैलोरीज बेस्ड पॉवर्टी लाइन जो है डांडेकर रथ कमेटी ने दी थी, तो यही जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है. लॉजिक सिंपल था कि अगर एक व्यक्ति मिनिमम कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर पा रहा है तो वो पुअर है. ठीक है, कमिटी ने क्या सजेस्ट किया था कि रूलर जो है वो कितना 2250 के कैलोरीज जो है पर डे जो है रूलर के लिए था, एंड 2100 कैलोरीज जो था ये अर्बन के लिए था. ठीक है, तो प्रॉब्लम ये थी कि कैलोरी रिक्वायरमेंट सबके लिए सेम नहीं होती है. डांडेकर रथ कमेटी में ये प्रॉब्लम थी कि उन्होंने जनरलाइज कर दिया, बट कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो है सबके लिए सेम नहीं होती है. तो 2250 कैलोरी जो है रूरल पे एक आदमी के लिए थी और 2100 कैलोरी जो है अर्बन के एक आदमी के लिए थी, क्योंकि रूरल जो गांव में लोग हैं वो ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करने के लिए था. ठीक है, अगर इतना कोई कंज्यूम कर पा रहा है व्यक्ति तो वो गरीब नहीं है, ऐसा पॉवर्टी मतलब डांडेकर रथ कमेटी ने सजेस्ट किया था, कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन दिया था. देन हम आते हैं अलग कमेटी पे. अलग कमेटी जो 1979 में आई थी, तो अब गवर्नमेंट ने कैलोरीज को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया. ठीक है, क्या हुआ, अलग कमेटी 1979 में जब आई तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कैलोरी नॉर्म. तो क्वेश्चन था ये कि मिनिमम कैलोरीज परचेज करने के लिए कितने पैसे चाहिए किसी को. ठीक है, इसी बेसिस पे पॉवर्टी लाइन जो है अलग कमेटी ने डिफाइन की. देन आते हैं हम लकड़वाला कमेटी की, जो कि 1993 में आई. तो लकड़वाला कमेटी ने पॉवर्टी लाइन को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग अपडेट करने के लिए सीपीआई इंडिसेस यूज किया. ठीक है, लकड़वाला कमेटी ने क्या किया, पॉवर्टी लाइन को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग अपडेट करने के लिए सीपीआई इंडिसेस यूज किए. सीपीआई एल एंड सीपीआई IW पे बेस्ड, मतलब सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर पे और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर पे. ठीक है, लेकिन फोकस अभी भी किस पे था, कैलोरी नॉर्म पे ही था. ठीक है, चाहे डांडेकर रथ से शुरू हुआ या लकड़वाला कमेटी तक क्या था, फोकस कैलोरी नॉर्म पे ही था. फिर आते हैं तेंदुलकर कमेटी 2009 में. तेंदुलकर कमेटी जो है 2009 में ये आते हैं, तो ये कमेटी ने कहा पुअर को सिर्फ फूड ही नहीं, हेल्थ, एजुकेशन और अदर एसेंशियल एक्सपेंडिचर भी करना पड़ता है. ठीक है, तो इसलिए कैलोरीज अप्रोच को लार्जली जो ये कमेटी है वो अबेंडन कर देती है और कहती है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर अडॉप्ट किया जाए. ठीक है, तो शिफ्टेड टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर अप्रोच आफ्टर तेंदुलकर कमेटी 2009. ठीक है, और उन्होंने क्या कंजप्शन एक्सपेंडिचर अप्रोच दिया कि अगर रूलर जो है ₹816
ठीक है, कैलोरीज पे नहीं। वो क्या बोलते हैं कि अगर कोई रूरल जो गांव में है, वो जो है अगर 816 रुपए पूरे महीने में कमा रहा है, ठीक है, तो वो गरीब नहीं है। और अर्बन में अगर कोई 1000 रुपए कमा रहा है, पूरे महीने की बात हो रही है, और ये 2004 और 5 के मतलब 2004 एंड 5 के टाइम की बात हो रही है, तो वो जो है वो गरीब नहीं है। ठीक है, तो एस्टिमेट ये था कि 2011-12 में पॉवर्टी रेशियो लगभग 21.9% थी। ठीक है, फिर आते हैं रंगराजन। रंगराजन कमेटी आती है 2014 में, और रंगराजन कमेटी आगे 2014 में क्या कहती है, तो क्रिटिसिज्म हुआ था तेंदुलकर की पॉवर्टी लाइन का, क्योंकि मतलब रंगराजन कमेटी ने भी क्रिटिसिज्म किया था, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था तेंदुलकर कमेटी का, कि उन्होंने बहुत लो रखा था। ये जो 816 रुपए पूरे महीने के लिए उन्होंने रखा था, और 1000 रुपए अर्बन के लिए पूरे महीने के लिए। ठीक है, तो रंगराजन कमेटी बैठी 2014 में, उसने कमेटी ने पॉवर्टी लाइन को अपवर्ड रिवाइज किया। ठीक है, हायर पॉवर्टी लाइन सेट किया। तो देखो हायर सेट करके कहाँ बस ले जा रहे हैं, 972। अगर कोई 972 रूरल में गरीब जो है, अगर वो गरीब कह लो या पॉवर्टी लाइन में, उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा जो 972 रुपीज पर मंथ कमा रहा है। और अर्बन में कोई 1407 रुपए, 1407 रुपीज अगर कोई अर्बन पे पर मंथ कमा रहा है, तो उसे गरीब नहीं कहा जाएगा, अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 12 प्राइजेस। ओके, और तुम्हारा तेंदुलकर का कब का प्राइस कब कर लिया था उन्होंने, 2004 से 5 का। ठीक है, तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट हमें ये लेसन मिलता है कि पॉवर्टी लाइन जितनी हाई होगी, पॉवर्टी रेशियो क्या होगा, उतना ही हाई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। तो अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी को सिर्फ इनकम से नहीं देखा जाता है। यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की वजह से एमपीआई जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ, और इंडिया में नीति आयोग ने एमपीआई को नीति आयोग जो है एमपीआई को पब्लिश करता है। ठीक है, तो एमपीआई जो है 3 डायमेंशन को कवर करती है। कौन कौन सी, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड 3 डायमेंशंस को एमपीआई जो है वो कवर करती है। हेल्थ में जो है वो क्या क्या आता है, तो हेल्थ में न्यूट्रिशन आता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी आती है, एजुकेशन में स्कूलिंग या स्कूल अटेंडेंस आता है, लिविंग स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास, हाउसिंग है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है आपके पास, कुकिंग फ्यूल है, एसेट्स है। तब आप जो है पॉवर्टी में, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आप जो है आते हो, कि मतलब आप नहीं हो। ठीक है, एमपी आपके पास अगर ये सारी चीजें हैं तो आप अप हो। ठीक है, तो अगर किसी फैमिली के पास एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, तो वो मल्टी डायमेंशनली पुअर हो सकता है। ठीक है, तो इंडिया की जो एमपीआई परफॉर्मेंस है, रिसेंट ईयर में इंडिया ने पॉवर्टी में रिडक्शन किया है, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई दिया है। ठीक है, तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग जो एमपीआई पॉवर्टी है वो 29% से गिर के कितना हो गई है, लगभग 11% के आसपास आ गई है। ठीक है, 2023 में नीति आयोग की एमपीआई रिपोर्ट है, बेस्ड ऑन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस रिलीज हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो 11.28% है, इंडिया जो है मल्टी डायमेंशनल पुअर 2022-23 तक थे, वो डाउन हो गई है फ्रॉम 21.7%। ठीक है, तो जो 29.5% थे 2011-12 में पुअर लोग, वो कम हो गए, कितने हो गए हैं, 11% हो गए हैं। ठीक है, हाँ, करोड्स ऑफ पीपल जो है वो क्या हो गए, मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टीज इंडेक्स से या पॉवर्टी से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं रीजनल डिफरेंसेस की। तो पॉवर्टी जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, हायर पॉवर्टी स्टेट्स है। कौन कौन से हायर पॉवर्टी स्टेट्स हैं, तो बिहार है, यूपी है, झारखंड है, हैव हाईएस्ट एमपीआई पॉवर्टी। ठीक है, तो पॉवर्टी जो है क्या है, वो रीजनली डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हाई पॉवर्टी स्टेट्स है, और कहाँ लोअर पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी केरला, गोवा, सिक्किम, यहाँ पे लोएस्ट पॉवर्टी है। ठीक है, रीजन क्या है, तो ह्यूमन कैपिटल, गवर्नेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस। ठीक है, ये रीजन है यहाँ पे पॉवर्टी जो है लो होने का। ठीक है, और फिर अब बात करते हैं ऑफिशियल बीपीएल की, बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड आइडेंटिफाइड थ्रू एसईईसी
सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। मतलब बीपीएल आइडेंटिफिकेशन क्या है कि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम के बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करने के लिए बीपीएल लिस्ट यूज करती है। ठीक है, क्या बीपीएल आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम के बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए बीपीएल लिस्ट यूज करती है। SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है, और स्टेट सर्विस के बेसिस पे हाउस होल्ड आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी डाटा जो वर्ल्ड बैंक देता है उसके अकॉर्डिंग $2.15 पर डे परचेजिंग पावर पैरिटी अगर किसी की नहीं है तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो इंडिया जो है रिड्यूस कर गया है एक्सट्रीम पॉवर्टी, अपने एक्सट्रीम पॉवर्टी से ड्रामेटिकली इंडिया ने अपना जो है वो रिड्यूस किया है। हम 60% जो है पॉवर्टी में थे 1988 में, अब हम 10% के अंदर आ गए हैं 2022 तक। ठीक है, अब बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम की। तो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम जो है, पॉवर्टी को मेजर करना जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉवर्टी को रिड्यूस करना। ठीक है, तो मेजर तो इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट कर दिया, बट अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो ये जो है पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स लाती हैं। ठीक है, तो इंडिया की एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी जो है 5 पिलर पर बेस्ड है। ठीक है, इंडिया की जो एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी है वो कितने 5 पिलर पे बेस्ड है। पहला क्या है, इंडिया की पॉवर्टी का 5 स्टेट, तो वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पहला जो पॉवर्टी पिलर का बेस्ड है वो किस पे है, एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, दूसरा जो है किस पे बेस्ड है, इनकम सपोर्ट पे, इनकम सपोर्ट पे। ठीक है, एंड तीसरा जो है वो फूड सिक्योरिटी पे, फूड सिक्योरिटी पे। एंड चौथा जो है किस पे बेस्ड है, हाउसिंग पे। एंड पांचवा जो है किस पे बेस्ड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। ठीक है, तो हमने अभी क्या समझा कि पॉवर्टी को मेजर करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉवर्टी को रिड्यूस करना। तो इंडिया की एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी जो है वो 5 पिलर पे बेस्ड है, एम्प्लॉयमेंट, इनकम सपोर्ट, फूड सिक्योरिटी, हाउसिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, इसमें मनरेगा आता है। मनरेगा जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, मनरेगा जो है उसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, तो 2005 में लॉन्च हुआ था मनरेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम माना जाता है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव था रूरल हाउस होल्ड को मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी देना, लीगल गारंटी भी देना। ठीक है, क्या करना कि इसका ऑब्जेक्टिव था रूरल हाउस होल्ड को मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी देना, लीगल गारंटी भी देना, 100 डे वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर जो है लीगल गारंटी देना है। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मनरेगा का ये था कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करता है, रूरल वेजेस को सपोर्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल पॉन्ड्स, रोड, इरिगेशन स्ट्रक्चर, ये सारे जो है जो मनरेगा में काम करते हैं वर्कर्स, वो जो है ये बनाते हैं। ठीक है, और इसमें वुमेन्स की भी पार्टिसिपेशन होती है, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। ठीक है, 33% मिनिमम वुमेन जो है मनरेगा में होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये रहा मनरेगा के बारे में ओवरऑल। इसके बाद हम पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम में मनरेगा के अलावा क्या गवर्नमेंट ने ले आया, तो मनरेगा के बाद पॉवर्टी स्कीम में हमारा जो दूसरा आता है वो है पीएम किसान। ठीक है, दूसरा जो है पीएम किसान। और मनरेगा में थोड़ा सा बजट के बारे में बात करें तो एनुअल बजट जो है 86,000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 5 में मनरेगा के लिए मतलब अलॉट किया गया था। ठीक है, और 250 मिलियन हाउस होल्ड जो है रजिस्टर्ड है मनरेगा के अंदर, एंड 150 मिलियन जो है एक्टिव वर्क करते हैं। ठीक है, एक्टिवली है। देन पीएम किसान की बात करें, पहला मनरेगा हुआ, दूसरा पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। 2019 में लॉन्च हुआ था। मनरेगा कब हुआ था, 2005 में। तो पीएम किसान एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। हर एलिजिबल फार्मर फैमिली को क्या होगा, ₹6,000 पर ईयर दिया जाएगा। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसको 2000 करके हर 4 महीने पे जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है वो एक तरह का डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम है, जो कि हर 4 महीने पे 2-2 हजार करके जो है वो डायरेक्ट
किसान के अकाउंट में डाला जाएगा। ठीक है, अ, इसका लॉजिक ये है कि फार्मर्स की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और कंजप्शन सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तीसरा हम बात करें पीएम गरीब कल्याण योजना। तीसरा जो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है, पीएम गरीब कल्याण योजना, तो कोविड पीरियड में लॉन्च हुई थी ये। इसका ऑब्जेक्टिव था पुअर हाउस होल्ड्स को फूड सिक्योरिटी और सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, फ्री फूड ग्रेन देना इसका मेजर जो है कंपोनेंट था। ठीक, इसके बाद बात करते हैं चौथा जो है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना PMAY, ये जो है हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव था। ऑब्जेक्टिव था कि पुअर हाउस होल्ड्स को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना। हाउसिंग सिर्फ शेल्टर नहीं है, हेल्थ, सैनिटेशन और ह्यूमन डिग्निटी से भी डायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है, तो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 तक का ये टारगेट था। रूरल जो है 30 मिलियन हाउसेस जो है वो बनाए गए हैं और अर्बन में 12 मिलियन हाउसेस जो है सैंक्शन किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में क्या है? उज्ज्वला योजना में बीपीएल वुमेन को एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया गया, फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल वुमेन। ऑब्जेक्टिव क्या था कि ट्रेडिशनल बायोमास फ्यूल के हार्मफुल इफेक्ट को रिड्यूस करना। इसमें जो बेनिफिट था ये बेटर हेल्थ होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा एंड टाइम सेविंग होता है। ठीक है, 100 मिलियन कनेक्शन दिया जाएगा। फिर बात करते हैं पोषण अभियान की। पोषण अभियान मतलब न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में कॉम्बेट स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। ठीक है, तो टारगेट ये था कि माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए ये जो था पोषण अभियान ये क्रूशियल था, क्योंकि ये जो है जो माल न्यूट्रिशन होता है बच्चों में, स्टंटिंग की समस्या होती है, उसके लिए न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम था ये एक तरह से। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन जो है ये अच्छा, पोषण अभियान फिफ्थ तो उज्ज्वला योजना हो गया, सिक्स्थ जो है पोषण अभियान हो गया, सेवेंथ जो है जल जीवन मिशन। ठीक है, तो हर रूरल हाउस होल्ड में तक एक टैप वाटर पहुंचाना। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसका ये था कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बेटर हेल्थ आउटकम्स एंड हायर प्रोडक्टिविटी होगी इससे। ठीक है, तो कब तक जल जीवन मिशन के तहत टैप वाटर रूरल हाउस होल्ड तक पहुंचाना? 2024 तक, और 116 मिलियन का कनेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ओवरऑल मॉडर्न एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज जो है सिर्फ इनकम ट्रांसफर तक लिमिटेड नहीं है। आज पॉवर्टी रिडक्शन का फोकस एम्प्लॉयमेंट, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, सैनिटेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर भी है। ठीक है, देन हम देखते हैं इनइक्वालिटी इन इंडिया। इनइक्वालिटी इन इंडिया पे बात करें तो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी जो है सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। पॉवर्टी मीन्स मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड की कमी, पर इनइक्वालिटी मीन्स होता है इनकम और वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक कंट्री में पॉवर्टी कम हो सकती है लेकिन इनइक्वालिटी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। इंडिया इसका एग्जाम्पल है। 1991 के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिड हुई, पॉवर्टी रिड्यूस हुई, लेकिन इनइक्वालिटी भी इंक्रीज हुई उसके साथ साथ। ठीक है, तो हाँ, इंडिया जो है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी जो है 1991 रिफॉर्म्स के बाद इंक्रीज हुई है। जो गिनी कोफिशिएंट है मेजरिंग इनइक्वालिटी, तो गिनी कोफिशिएंट जो है सबसे पॉपुलर मेजर है इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए। उसका रेंज जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है। 0 मतलब परफेक्ट, 0 से 1 के बीच में गिनी कोफिशिएंट होता है। 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, 1 मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी है। जितना जो गिनी कोफिशिएंट है हाई होगा, उतना ही इनइक्वालिटी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, फिर अब बात करते हैं इनकम वर्सेस वेल्थ की। एंड टॉप 1% होल्ड डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ऑक्सफॉर्म एंड वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग है ये। तो देखो, इनइक्वालिटी वर्सेस वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करें तो इनकम इनइक्वालिटी ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, लेकिन वेल्थ इनइक्वालिटी और भी ज्यादा सीरियस है इंडिया में। वेल्थ इंक्लूड क्या करता है? लैंड, हाउस, शेयर, फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस के अकॉर्डिंग टॉप 10% पॉपुलेशन जो है नेशनल इनकम का बहुत बड़ा शेयर जो है रिसीव करती है। ठीक है, एंड बॉटम 50% का शेयर जो है कंपेरेटिवली बहुत कम है। ठीक है, सॉरी, टॉप 1% जो है वो क्या करते हैं? पॉपुलेशन नेशनल इनकम का बहुत बड़ा शेयर रिसीव करते हैं, एंड बॉटम 50% जो है वो शेयर कंपेरेटिवली बहुत कम है उनका। ठीक है, क्यों इनइक्वालिटी बढ़ी है, क्यों इंक्रीज हुई इंडिया में? तो उसका कारण है पहला तो स्किल प्रीमियम।
पहला कारण है स्किल प्रीमियम के कारण जो है इनइक्वालिटी हमारे यहाँ बढ़ी है। क्यों? क्योंकि जो हाईली स्किल्ड वर्कर हैं वो उनकी इनकम तो फास्टर ग्रो हुई है, ठीक है, पर जो लो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी जो वर्कर्स हैं उनकी कंपैरेटिवली पीछे रह गई है। दूसरा ग्लोबलाइजेशन एक कारण है। ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट सब ग्रुप्स को इक्वली नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये कारण है हमारे यहाँ इनइक्वालिटी का। दूसरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है स्किल्ड लेबर को रिवॉर्ड करती है पर लो स्किल्ड जॉब्स को ऑटोमेट कर देती है, ठीक है, तो उनका काम खत्म हो जाता है और इस वजह से वो इनइक्वालिटी में मतलब और ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें इन तीन कारण तो मेन है ही हमारे कंट्री में इनइक्वालिटी का। रीजनल इनइक्वालिटीज भी बहुत है। इंडिया में स्टेट्स के बीच इनइक्वालिटी है। जैसे हाई इनकम स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो आपके गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, ठीक है, तो ये सब जो है क्या है, हाई इनकम स्टेट्स हैं, ठीक है, ये जो है वो क्या है, वो हाई इनकम स्टेट है, ठीक है, जो कि सिग्निफिकेंट बिटवीन साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट, ठीक। एंड ईस्टर्न एंड सेंट्रल स्टेट जो है जैसे कि बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, ये डिफरेंस जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल डिफरेंस की वजह से क्या है, इनकी इनकम जो है वो लो है, ठीक है। फिर रूरल और अर्बन डिवाइड भी है। तो अर्बन इनकम एवरेज रूरल इनकम से कई गुना ज्यादा है, इसलिए अपॉर्चुनिटी और लिविंग स्टैंडर्ड में भी रूरल और अर्बन में गैप है, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR रिलेटिवली लो है। इसका मतलब वुमेन जो है लेबर मार्केट में सफिशिएंट पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रही हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वुमेन जो जेंडर इनइक्वालिटी है, वुमेन LFPR जो है वो ओनली 25% है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन, वो वर्ल्ड का लोएस्ट है फॉर अ कंट्री ऑफ इंडिया इनकम लेवल, ठीक है। इसके बाद कास्ट इनइक्वालिटी की बात करें तो SC और ST हाउस होल्ड जनरली लोअर इनकम और एसेट्स ओनरशिप फेस करते हैं। ये हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज का रिजल्ट है इनके साथ, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेस की बात करें तो गवर्नमेंट ने इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए पॉलिसी रिस्पॉन्सेस की बात करें तो क्या किया है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाया है, मतलब जिसकी इनकम ज्यादा है वो प्रोपोर्शनलिटी ज्यादा टैक्स दे। वेलफेयर स्कीम्स लाए हैं, मतलब टारगेटेड वेलफेयर स्कीम लाए हैं कि पुअर हाउस होल्ड को सपोर्ट मिले। फिर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन की बात करें तो अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन मतलब एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है पॉलिसी रिस्पॉन्स लाया गया। और मनरेगा, मनरेगा मतलब मिनिमम इनकम सपोर्ट और वेज फ्लोर क्रिएट करता है, ठीक है, मनरेगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम डाटा की कि क्या हमें डाटा याद रखना है इस ओवरऑल इनइक्वालिटी में। तो बस याद रखना इनइक्वालिटी मतलब जो है वो कितने टाइप की हो सकती है, कितनी टाइप की है। तो इनइक्वालिटी ट्रेंड जो है हम बेसिकली किस किस किस्म में देखते हैं। तो इनइक्वालिटी जो है वो हम रूरल अर्बन डिवाइड में देखते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी में देखते हैं, रीजनल इनइक्वालिटी है, कास्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। थैंक यू।